नमस्कार, क्लास इन क्लिक में आपका स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ रहे थे। हमने चालू किया था पहले ही छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को, जिसकी 2 कक्षाएं पहले से डल चुकी हैं। अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर देख लीजिए, उसके बाद आपको यह वीडियो समझ में आएगी। इसके जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो पूरे प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास को ख़त्म करने के बाद दिए जाएंगे। मध्यकालीन की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले हम प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास को ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे। अगर मैंने हर वीडियो के बाद नोट्स देने चालू किए तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में अगर नोट्स रहेंगे तो। नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसे देख लेते हैं। इस वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद काल में मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल के बाद शुंग वंश जो चालू होता है छत्तीसगढ़ में उसके बारे में। सातवाहन काल जो एक छत्तीसगढ़ में और भारत में अपने आप में महत्वपूर्ण वंश है। कुषाण वंश, मेघ वंश, मित्र वंश जो छत्तीसगढ़ में इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण वंश है वाकाटक वंश। इतने वंश के बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म तक हमने पढ़ लिया था। आज हमें चालू करना है महाजनपद काल से। जब हम बात करते हैं महाजनपद काल की तो हमें पता है भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जो भारत था वह 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें से एक महाजनपद था चेदी महाजनपद। ठीक है, उस चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी आता था। माना जाता है कि इस चेदीगढ़ को चेदीसगढ़ कहा जाता था। इसी चेदीसगढ़ का अपभ्रंश है हमारा छत्तीसगढ़। तो चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के नामकरण के लिए अनेक प्रथाएं प्रचलित हैं, उनमें से एक यह भी है। जो चेदी महाजनपद था उसकी राजधानी सुक्तिमती थी। इसके बाद महाजनपद काल में हम मौर्य काल का अध्ययन करते हैं। मौर्य काल में हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में पढ़ना होता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग था वह प्राची प्रांत के अंतर्गत आता था, यानी कि केवल छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था और तथा मध्य एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा था वह कलिंग प्रांत के अंतर्गत आता था। अशोक ने जब कलिंग प्रांत को जीता, कलिंग विजय की, उस समय छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना था। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक के शासनकाल के जो साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वे होते हैं सिक्के। ठीक है, हम पढ़ते हैं पहले सिक्कों के बारे में कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों के संबंध में आपको याद रखना है जांजगीर और शक्ति। जांजगीर चांपा से अलग होकर शक्ति बना है, तो इन दोनों जिलों को एक साथ याद रखिएगा। उसी से लगा हुआ है सारंगढ़ और एक है हमारा रायपुर। शक्ति के ठठारी एवं अकलतरा जांजगीर से सिक्के प्राप्त हुए हैं। सारंगढ़ में बार एवं देव गांव से सिक्के प्राप्त हुए हैं। रायपुर में तारापुर, आरंग और उड़ेला से सिक्के प्राप्त हुए हैं। चांदी के सिक्कों के बारे में बात करें तो यह अकलतरा, तारापुर एवं सारंगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आहत मुद्राएं, जिन्हें ठोक कर या पीट कर बनाया जाता था उन्हें आहत मुद्राएं कहा जाता था। आहत मुद्राएं रायपुर से प्राप्त हुई हैं। रायपुर में जो 3 स्थान हमने पढ़ा था, तारापुर, आरंग एवं उड़ेला, जहाँ से जांजगीर चांपा के अकलतरा से और शक्ति के ठठारी से आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनकी खोज रमेंद्र नाथ मिश्र ने की थी तथा यह सोनगल श्रेणी के हैं। सोनगल श्रेणी के हैं। इतनी बातों को आप याद रखिएगा। दूसरा वर्णन हमें मौर्य काल के बारे में यात्रा वृत्तांत से मिलता है। चीनी यात्री ह्वेन के बारे में हम जानते हैं। यह छत्तीसगढ़ में आए थे 6वीं-7वीं शताब्दी में। इन्होंने वर्णन किया है कि अशोक ने यहाँ पर अनेक बौद्ध स्तूप बनवाए थे। इन्हीं की यात्रा वृत्तांत में हमें तुरतुरिया के बारे में वर्णन मिलता है। तुरतुरिया बलौदा बाजार में स्थित है, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का विहार हुआ करता था। शिलालेखों से जानकारी प्राप्त होती है। सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा एवं जोगी मारा, यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी खोज कर्नल आउजले ने 1848 ईस्वी में की थी। इसकी भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मी है।
शैल चित्रों से वर्णन मिलता है। शैल चित्र जोगीमारा की गुफा में प्राप्त हुए हैं। जोगीमारा की गुफा में नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका की प्रेम गाथाओं का वर्णन है। इसकी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफाएं अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिए कि जोगीमारा की गुफा में नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है। और जो सीता बेंगरा की गुफा है यह प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक थिएटर के जैसा स्टेज प्राप्त हुआ है जिसके लिए कहा जाता है कि यह नाट्यशाला का हो सकती थी। याद कैसे रखना है? देखिए, आपको जोगीमारा भी याद रह सकता है, सीता बेंगरा भी याद रह सकता है। कई बार कन्फ्यूज़न होता है प्रश्न देखने के बाद कि जोगीमारा में प्राचीनतम नाट्यशाला है कि प्रेम गाथा का वर्णन है। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा, जो प्रेम में पड़ता है वह जोगी बन जाता है। और सीता माता को नाटक देखना पसंद था। आप रिलेट करके याद रखिए तो आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज़ तो याद रखनी है, इसका अध्ययन संत लाल कटारे ने किया था और यह मेघदूत से संबंधित है। महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत की रचना जो है वो उन्होंने यहीं पर की थी, ऐसा माना जाता है। अशोककालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं कोटाडोल से। और कोटाडोल कहाँ है? तो MCB में है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। अन्य साक्ष्य के बारे में बात करें तो कपाटपुरम सरगुजा से अशोक का लाट प्राप्त हुआ है। मल्हार जो कि बिलासपुर में स्थित है, यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये करंट का न्यूज़ है, हालांकि 2-3 साल हो गए हैं इस न्यूज़ को, फिर भी ये पूछा नहीं गया है, तो इसके पूछने की संभावनाएं मुझे लगती हैं कि पूछा जा सकता है कि पैरी नदी के किनारे सरकट्टी गरियाबंद में बंदरगाह या गोदी प्राप्त हुई हैं। बंदरगाह या गोदी का मतलब है जहाँ पर नावों को रोका जाता था, जहाँ से व्यापार होता था, उसे बंदरगाह या गोदी कहा जाता है। तो पैरी नदी के किनारे है ये सरकट्टी गरियाबंद में। मौर्य वंश के बाद हमें पढ़ना है शुंग वंश। ठीक है, यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। इसके सिक्के मल्हार से प्राप्त हुए हैं। मल्हार से तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। किस शासक से संबंधित है? तो वसुमित्र से संबंधित है, जिस पर अश्वमेध का चित्रांकन किया गया है। मल्हार से ही एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा है। एक लेख युक्त विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा है, यानी कि इस प्रतिमा में कुछ लिखा गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे शुंग वंश में। शुंग वंश के बाद बात करते हैं सातवाहन वंश की। यह राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण वंश था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी और इसकी क्षेत्रीय राजधानी यानी कि छत्तीसगढ़ में यह मल्हार के क्षेत्र में शासन करते थे। 72 से 200 ईस्वी की अवधि मानी जाती है। अगर प्रमुख शासकों के बारे में बात करें तो शिवश्री अपिलक, कुमार वरदत्त श्री और वेद ऋषि के बारे में वर्णन मिलता है। हालांकि और भी शासकों के बारे में वर्णन मिलता है, इनके बारे में हम आगे देखते हैं। अगर साक्ष्यों के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण साक्ष्य जो होते हैं किसी भी वंश के बारे में जानने के लिए, वह उनकी मुद्राएं होती हैं। प्रत्येक शासक अपनी मुद्रा चलाते थे, जिससे हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी मुद्राएं शक्ति एवं बिलासपुर से प्राप्त हुई हैं। शक्ति में बालपुर एवं बिलासपुर में मल्हार। बालपुर से अपिलक एवं गौतमी पुत्र शतकर्णी। अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा कभी तो आप इनके नामों से परिचित होंगे। बिलासपुर मल्हार से अपिलक की 2 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, एक तांबे की है और एक कांसे की है। साथ ही बिलासपुर मल्हार से वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी या पुडुमावी और मल्हार से ही वेद श्री की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। चकरबेड़ा बिलासपुर से रोम कालीन सिक्का प्राप्त होता है, जो विदेशों से व्यापार को इंगित करता था। इस बात को याद रखिएगा, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं शिलालेख की। तो जब भी सातवाहन का शासकों की बात आए तो आप याद रखिएगा दमोदरहा। अगर दमोदरहा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें रिकॉल हो जानी चाहिए कि यह जैन धर्म से भी संबंधित है, महाभारत से भी संबंधित है, साथ ही साथ सातवाहन वंश से भी संबंधित है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा।
इसलिए यह स्थल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने जब पहले वीडियो में भी बताया था आपको कि यह एक इम्पॉर्टेंट स्थल है। इसे ऋषभ तीर्थ भी कहा जाता है क्योंकि जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभ देव, उनका वर्णन यहाँ पे मिलता है। गूंजी में स्थित है, जिसका नाम दमऊ दरहा भी है, दहरा भी है। अगर मैंने दरहा बोला होगा तो माफ़ कीजिएगा, यह असल में दहरा है। ठीक है। यहाँ पर जो शिलालेख मिला है उसकी भाषा प्राकृत है। देखिए, अब यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि किन शिलालेखों में प्राकृत भाषा मिली है, किस में पाली भाषा मिली है। जैसे हमने पढ़ा था मौर्य काल में कि यहाँ पे जो भाषा मिली है वो पाली है और लिपि ब्राह्मी है, लेकिन सातवाहन काल में यह प्राकृत हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें वरदत्त श्री के गौदान का उल्लेख है, जिन्होंने अपनी आयु को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 2 बार 1000 गायें दान में दी थीं। ठीक है। वरदत्त श्री का एक शिलालेख विक्रमपुर गांव खैरागढ़ से भी प्राप्त होता है। इस चीज़ को नहीं पूछा गया है, लेकिन आप याद रखिए, क्योंकि जो चीज़ नहीं पूछी गई है उसके पूछने की भी संभावनाएं प्रबल होती हैं। एक प्रतिमा प्राप्त हुई है बूढ़ी खार से। बूढ़ी खार असल में मल्हार के पास है या मल्हार में ही है, जो बिलासपुर में स्थित है। विष्णु जी की प्रतिमा है, जिस पर राजा वेद श्री का उल्लेख है। इसका निर्माण प्रजावती एवं भारद्वाजी नामक स्त्रियों द्वारा करवाया गया था। स्थापत्य की बात करें तो गुंजी में 5 मंजिला संघाराम का निर्माण कराया गया था सातवाहन शासकों के द्वारा, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए। ठीक है। इस स्थापत्य में गुंजी में इस संघाराम में वर्णन मिलता है सदाह का, तो माना जाता है कि यह समकालीन शासक रहा होगा। ठीक। सातवाहनों के बारे में हमें यात्रा वृत्तांत से भी वर्णन मिलता है। मिस्र का एक प्रसिद्ध यात्री था टॉलमी, यह इनके शासनकाल में आया था। इसकी यात्रा वृत्तांत में वर्णन मिलता है कि जो दक्षिण कौशल का पूर्वी भाग था वह चेदी वंशीय शासकों के अधीन था, खारवेल के अधीन था। ये स्वयं को दक्षिण पथ स्वामी कहते थे। अन्य साक्ष्यों के बारे में बात करें तो मल्हार से पुलुमावी व इसिनाक के लेख प्राप्त हुए हैं। मृण मुद्रा का मतलब है कि मिट्टी से बनी मुद्रा, जिस पर वेद शिरीष लिखा गया है। बूढ़ी खार मल्हार से पोटानार नामक तालाब पर सातवाहन कालीन नहीं, इस चीज़ को इस तरीके से याद रखिएगा कि बूढ़ी खार मल्हार से पोटानार नामक तालाब का निर्माण कराया गया था। असल में बेसिकली बात यह है कि बूढ़ी खार मल्हार में पोटानार नामक तालाब का निर्माण सातवाहन शासकों ने कराया था। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सातवाहन कालीन एक काष्ठ स्तंभ प्राप्त होता है। सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ का मतलब है कि सातवाहनों ने अपने अधिकारियों के नामों का उल्लेख इस स्तंभ में किया था। यह स्तंभ यज्ञ स्तंभ लेख के नाम से भी प्रसिद्ध है। किरारी का काष्ठ स्तंभ भी कहा जाता है क्योंकि यह किरारी ग्राम से प्राप्त हुआ था, जो कि शक्ति में स्थित है। यह हीराबंद तालाब से 1921 में तालाब को गहरा करते समय प्राप्त हुआ था। हालांकि पहले इसे ग्रामीण समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में पुरातत्ववेत्ताओं की नज़र इसमें पड़ी तो इसके महत्वता को समझा गया। किस लकड़ी से बना है? जिस प्रकार के प्रश्न CGPSC में पूछे जा रहे हैं तो इस तरीके के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं कि बीजा एवं साल की लकड़ी से निर्मित है। इसकी ऊंचाई 9 फीट 4 इंच है। इसकी भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी है। देखिए, मैं जिस चीज़ पे भाषा के लिए फोकस कर रहा हूँ आप उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा अच्छे से। कई तरीके की लिपियाँ एवं भाषाएं होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि संस्कृत को भी महत्व दिया गया था, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इसकी समानता नासिक गुफा अभिलेख से की जाती है। इसमें अधिकारियों का नाम एवं पद नाम का उल्लेख है, शासकों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, शासकों का वर्णन नहीं मिलता है। किन किन पदनामों का उल्लेख है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इसमें वर्णन मिलता है कुलपुत्रक का, जो होते हैं अभियंता या इंजीनियर, लेखहारिक, पत्रवाहक, धावक, डाकिया, महानासिका, भोजनालय प्रबंधन। देखिए, ध्यान रखिएगा, कुलपुत्रक यानी जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब उस समय पर इंजीनियरों को अधिक
महत्व दिया जाता था, इसलिए उसे कुलपुत्रक कहा जाता था। क्योंकि जो स्थापत्य कला का काम था इंजीनियर ही करते थे, तो आप ध्यान रखिएगा कुलपुत्रक, कुल का पुत्र जो इम्पोर्टेंट होता है वह इंजीनियर। लेख हारिक का मतलब होता है जो लेख को लेकर जाता है, यानी पत्रवाहक। धावक, पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में जो धावक होते थे, या सॉरी जो डाकिया होते थे, वो दौड़कर डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते थे। धावक से आप डाकिया याद रखिएगा। महानासिका, नासिका यानी नाक से संबंधित है। भोजनालय का प्रबंधन, खुशबू आती है किचन से। गणक का अर्थ है गणना करने वाला। भंडारगारिक का अर्थ है भंडार गृह का अधिकारी। पल विथिद पालक, इसका अर्थ है मांस बाजार का अधिकारी। पादमूलक यानी मंदिरों का संरक्षक। ये पादमूलक जनरली अगर आप भूल जाते हैं ना, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। पाद का अर्थ होता है पैर, है ना। पद यानी होता है पैर, बेसिकली पद यानी होता है पैर। और जब हम मंदिरों में जाते हैं तो पाँव में पहनने वाले जो चप्पल जूते होते हैं उसको बाहर उतार देते हैं, तो पाद से पद याद रखिएगा और पद से चप्पल जूते को बाहर उतार दिया जाता है मंदिरों में जाते समय। तो आप इस चीज़ को रिलेट करके याद रख लीजिएगा। महासेनानी, महासेनापति होता था। गृहपति यानी राजमहल का प्रबंधक। अश्वारोह, घोड़ों गृह का, और हस्तारोह हाथियों के गृह का अधिकारी होता था। हस्तिपक का अर्थ होता था हाथी को पकड़ने वाला। गौमांडलिक, गौशाला का अधिकारी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे यानशाला युद्धगारिक, यह रथ अस्त्रों का रक्षा अधिकारी होता था। रथिक यानी सारथी होता था। सौगंधक यानी इत्र परीक्षण अधिकारी। प्रतिहार का अर्थ द्वारपाल या निजी सचिव से माना जाता था। ठीक है, इन बातों को अच्छे से याद रखिएगा, इससे सीधे सवाल बनते हैं CGPSC में। इसके बाद बात करते हैं कुषाणों की। कुछ साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में कुषाणों की अल्पकालीन सत्ता रही होगी। ठीक है, जो प्रमुख शासक थे जिन्हें आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के संबंध में, वह है विक्रमादित्य और कनिष्क। इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं तेलीकोट खरसिया से, जिसकी खोज C.K. साह ने की थी, और बिलासपुर के झाझापुरी और पेंडरवा से, और कोरबा से। इसके बाद बात करते हैं मेघवंश, जिन्होंने दक्षिण कौशल पर शासन किया था 2वीं शताब्दी के आसपास। इसके शासकों का नाम याद रखिएगा। माघश्री, यामेघ, वीमेघ, शिवमेघ, सत्यमेघ, वसंतमेघ। आपको इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, इसका सीक्वेंस पूछ चुका है और अक्सर पूछा जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, याद कैसे रखना है, मैंने जो तरीका अपनाया वह यह है कि मैं माघ को याद रखता हूँ। ठीक है, माघ सबसे पहले आएगा, या वी पहले आएगा। ठीक है, माघ पहले आएगा या वी पहले आएगा। ये 3 चीज़ों को याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप याद रखिएगा शिव। शिव ही तो सत्य हैं, और सत्य जो होता है वह वसंत लेकर आता है। हमें सच बोलने पर मौसम, या हम ये कह सकते हैं सच बोलने पर हमारा जीवन आसान हो जाता है, और वसंत का मौसम जो होता है वह पसंदीदा मौसम होता है। तो आप रिलेट करके याद रख लीजिए कि शिव ही सत्य हैं। और या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ शिव आएंगे वहाँ पर तो वसंत का मौसम अपने आप ही आ जाएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। कैसे भी हमारा मकसद है याद रखना। ठीक है, माघश्री का एक सिक्का कौसाम्बी से और शिवमेघ का एक सिक्का त्रिपुरी से प्राप्त हुआ है, जिस पर मल्हार टकसाल का अंकन है। टकसाल वह स्थान होता था जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे। मल्हार में एक स्थान था जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे, तो मल्हार टकसाल का अंकन मिलता है इन 2 राजाओं के सिक्कों पर। इसके बाद मित्रवंश आता है। इन्होंने मित्र की उपाधि धारण की थी, इसलिए इस वंश को मित्रवंश कहा जाता है। मैकल या मल्हार के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। इसके शासक रविमित्र, सुमित्र, चंद्रमित्र और भूमित्र हैं। आप रवि यानी सूर्य को याद रखेंगे, चंद्र को याद रखेंगे और भूमि को याद रखेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक सुमित्र को बैठा देंगे, तो आप एक सीक्वेंस बना लेंगे, रवि मित्र, सुमित्र, चंद्र मित्र और भूमि मित्र।
जो गलतियाँ होती हैं अगर हम रिलेट करते हैं ना तो हमें भूमि इंपॉर्टेंट लगती है तो हम भूमि को पहले लिख देते हैं, चंद्र को बाद में लिखते हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा कि चंद्र मित्र पहले आएगा और भूमि मित्र बाद में। इसके बाद जो आपको याद रखना है कि इनके जो सिक्के प्राप्त हुए ये दो भाग होते हैं, अग्रभाग एवं पृष्ठभाग। अग्रभाग में मल्हार टकसाल के चिन्ह का, शासक के नाम का और हाथी का अंकन है तथा पृष्ठभाग में वेदिका वृक्ष का अंकन है। ठीक, इन्होंने दक्षिण कोसली लिपि को अपनाया। इसमें ध्यान रखिएगा दक्षिण कोसली लिपि, अगर मैं मित्रवंश के बारे में बात करूं तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण कोसली लिपि। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रख लीजिएगा, यह पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस शासकों में मल्हार टकसाल का अंकन नहीं है, तो आपका आंसर होगा रवि मित्र। ठीक, इनकी जो मुद्राएं प्राप्त हुई उस पर गामस कोसली लिपि का अंकन मिलता है। तो दो लिपियां आपको याद रखनी है, दक्षिण कोसली लिपि और एक याद रख लीजिए गामस कोसली लिपि। जो भी आपको ऑप्शन में दिख जाए वह लगा दीजिएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वंश है वाकाटक वंश। देखिए अब जो वंश होंगे ना वो थोड़े बड़े होंगे जिनमें अनेक शासकों का वर्णन मिलेगा हमको और इम्पॉर्टेंट होंगे। इनसे प्रश्न कई बार कई एग्ज़ामों में विभिन्न तरीक़ों से पूछा जाता है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। कहाँ पर इनका वर्णन मिलता है, तो ओरछा महाराष्ट्र में माना जाता है कि ये वहाँ पर शासक करते थे, वहाँ के वाकाट नामक स्थान से, जिसका इनका नाम वाकाटक वंश पड़ा। इनका प्रथम शासक या संस्थापक विंध्य शक्ति को माना जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी बरार थी, पुरिका या बरार, एवं इनकी जो राजधानी थी वह नंदीवर्धन नागपुर थी। यह गुप्त वंश तथा नल वंश के समकालीन थे। वाकाटक वंश और नल वंश के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट दिखाई देता है, ये एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। जब हम नल वंश भी पढ़ लेंगे ना तो लास्ट में मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म पे बताऊंगा कि किस शासक ने किस पर आक्रमण किया था, किसकी जीत हुई थी और किस अभिलेख में उनका वर्णन मिलता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि उससे प्रश्न बनते हैं और बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो उसके पहले आपको वाकाटक वंश के शासकों के बारे में पता होना चाहिए। जब हम नल वंश पढ़ेंगे तो नल वंश के शासकों के बारे में पता होना चाहिए। फिर एक पेज में मैं उन सबको समराइज़ करके आपको बता दूंगा। वाकाटक खुद को महाराज और गुप्तों को महाराजा धीराज कहते थे। इससे यह साबित होता है कि इन्होंने गुप्तों की अधीनता को स्वीकार किया था। ठीक है, इनकी दो शाखाएं थी, एक नंदीवर्धन शाखा जो नागपुर में और दूसरी वत्स गुलाम शाखा जो बरार में थी। ठीक है, हमें इनके शासकों के नाम याद रखने हैं क्रम से, और जहाँ पर बात आती है क्रम से तो इन क्रमों को ही पूछा जाता है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। मैं प्रयास करूँगा कि आपको याद हो जाए, बट फिर भी आपको थोड़ी मेहनत इस चीज़ में करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं नंदीवर्धन शाखा की। छत्तीसगढ़ में इन्होंने ही शासन किया था। विंध्य शक्ति से प्रारंभ होता है। विंध्य शक्ति का पुत्र प्रवर सेन प्रथम था। एक प्रश्न में यह पूछा गया था कि विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र है या प्रवर सेन विंध्य शक्ति का पुत्र है, यानी कूट में थे वो कथन के रूप में। और हालांकि विंध्य शक्ति का पुत्र प्रवर सेन प्रथम है, लेकिन इसको पलट दिया गया था, तो एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट वहाँ पे जनरेट हुआ था। इसलिए हमको भी यह भी याद रखना है कि किस शासक का क्रम किसके बाद आएगा। यह प्रथम शासक थे। इसके बाद प्रवर सेन प्रथम थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में इस वंश की स्थापना की। इसलिए वास्तविक संस्थापक बोलें या फिर छत्तीसगढ़ में संस्थापक प्रवर सेन प्रथम को माना जाता है। इसके बाद गौतमी पुत्र का शासनकाल था। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद रुद्रसेन प्रथम, जिन्हें महेंद्र सेन के रूप में भी जाना जाता है, ने शासन किया। इन्हें ही समुद्रगुप्त ने परास्त किया था अपने कलिंग अभियान के दौरान। ठीक, जिसका वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके बाद पृथ्वी सेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय,
रुद्रसेन द्वितीय का विवाह प्रभावती गुप्त से हुआ था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती, हालांकि रुद्रसेन की जो मृत्यु थी वह काफ़ी जल्दी हो गई थी, इसलिए प्रभावती गुप्त ने अपने पुत्रों के स्थान पर राज्य का शासन संभाला। इसके दो पुत्र हुए, दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन। दिवाकर सेन की मृत्यु जल्दी हो गई तो दामोदर सेन शासक बने, जिन्होंने प्रवर सेन द्वितीय के नाम से शासन को संभाला। इसके बाद आते हैं नरेंद्र सेन और उसके बाद आते हैं पृथ्वी सेन द्वितीय। इसके बाद वत्स गुलाम वंश की जो शाखा है उन्होंने यहाँ पर आकर शासन किया। ठीक है, तो यहाँ पे देवसेन और हरिसेन का वर्णन मिलता है हमको। देवसेन और हरिसेन का, हमें यही दोनों याद रखने हैं। चलिए, आपको सबसे पहले याद रखना है विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति का पुत्र हुआ प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन का पुत्र हुआ गौतमी पुत्र। गौतमी पुत्र का पुत्र हुआ रुद्रसेन प्रथम, जिसे महेंद्र सेन कहा जाता है। महेंद्र सेन का पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम, उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय। इसके दो पुत्र हुए, दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह प्रभावती गुप्त से हुआ, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से शासन करते थे। इनके बाद आते हैं नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय। ठीक है, आप इन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद वत्स गुलाम वंश की शाखा ने यहाँ पर आकर शासन किया, जिसमें देवसेन और हरिसेन का वर्णन मिलता है, और हरिसेन को अंतिम शासक माना जाता है इस वंश का। चलिए, अब प्रमुख शासकों के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। सबसे पहले विंध्य शक्ति, जिन्हें प्रथम शासक माना जाता है। उसके बाद आते हैं प्रवरसेन प्रथम, छत्तीसगढ़ में संस्थापक या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसके पुत्र थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। रुद्रसेन प्रथम के बारे में बात करें तो इसे महेंद्र सेन भी कहा जाता था, जिसका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके अनुसार समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन को परास्त किया था। फिर आते हैं पृथ्वीसेन प्रथम, उसके बाद हैं रुद्रसेन द्वितीय, जिनका विवाह प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री से हुआ था। इनके दो पुत्र हुए, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दामोदर सेन का अन्य नाम प्रवर सेन द्वितीय भी मिलता है। प्रवर सेन द्वितीय के बारे में बात करें तो सेतुबंध नामक काव्य की रचना की। माना जाता है कि महाकवि कालिदास इन्हीं के शासन काल में छत्तीसगढ़ में आए थे और उन्होंने अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी। हालांकि मैंने कहीं सुना है, मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है, कि जो मेघदूत है वह सेतुबंध का ही रूपांतरित है, रूप है। ठीक है, यानी सेतुबंध से ही मेघदूत की रचना की गई थी। इसके बाद यह ध्यान रखिए कि इनका जो धर्म था वह शैव धर्म था। ठीक है, देखिए इन चीज़ों को याद रखिएगा, किस शासक ने किस धर्म को संरक्षण दिया या कौन सा धर्म मानते थे। इसके ताम्रपत्र मिलते हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल से। महाकवि कालिदास रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत महाकाव्य की रचना की। इस महाकाव्य का छत्तीसगढ़ में अनुवाद किया था हमारे प्रसिद्ध कवि मुकुटधर पांडे ने। इसके समय नलवंशी शासकों का प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा था, इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए प्रवरपुर पवनार स्थानांतरित की। इसके बाद नरेंद्र सेन, जिन्होंने कौशल, मालवा, मैकल के क्षेत्र पर अधिकार किया। पृथ्वीसेन द्वितीय के बालाघाट लेक पर इसका वर्णन मिलता है। इनका विवाह अजिहत्ता भट्टारिका से हुआ था, जो कदम वंश के शासक काकुस वर्मन की पुत्री थी। देखिए, मैंने बताया था कि वाकाटक वंश एवं नल वंश का काफ़ी बार मुकाबला या एक दूसरे पर आक्रमण किया गया था, जिसकी शुरुआत की थी नरेंद्र सेन ने। इन्होंने नलवंशी शासक वराह राज के वैभव से प्रभावित होकर उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त किया। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगा ना, तो हम पहले नलवंश भी पढ़ेंगे और नलवंश पढ़ने के बाद इन दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे, तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और जो भी कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स होंगे मैं बताऊंगा कि किस जगह पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। फिर वराहराज का जो पुत्र हुआ भावदत्त वर्मन, नलवंशी शासक था। उन्होंने
नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया और उसे परास्त किया, यानी कि भवदत्त वर्मन की विजय हुई। इसका वर्णन रिद्धिपुर अभिलेख में मिलता है। इस युद्ध का वर्णन अनेक प्रकार के अभिलेखों में मिलता है, केसरी बेड़ा अभिलेख, रिद्धिपुर अभिलेख, इस तरीके से। तो हमें उन अभिलेखों को भी याद रखना है, जो मैं आपको याद करवा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। फिर बात करते हैं पृथ्वीसेन द्वितीय की। इन्होंने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण किया और उसे परास्त किया, और उसकी जो राजधानी थी पुष्करी, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, यानी कि आक्रमण करने के बाद तहस नहस कर दिया उसको। इसका वर्णन हमें केसरी बेड़ा अभिलेख में मिलता है। ठीक। इसके बाद वत्स गुलाम वंश के शासक देवसेन ने यहाँ पर शासन किया। इसके शासनकाल में स्कंद वर्मन ने आक्रमण किया था। फिर आता है हरिसेन, जो अंतिम शासक था। इन्होंने स्वयं को सत्य का अधिपति कहा है अजंता अभिलेख में। ठीक है, तो दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है, तीन चीज़ें इसके बारे में। पहला कि यह अंतिम शासक था, अजंता अभिलेख इससे संबंधित है, और स्वयं को सत्य का अधिपति कहा है। और अजंता अभिलेख, इसमें कौशल क्षेत्र में शासकों की जानकारी एवं वंशावली दी गई है। इतनी बातें आपको याद रखनी है इस वीडियो में। आपसे अनुरोध है कि जितनी वीडियो हो जा रही हैं उन्हें आप ख़त्म करते चलिए। आप सिलेबस मत बढ़ाइए अपना, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्ज़ाम का तो आपके पास बहुत कुछ होगा पढ़ने के लिए। तो जितनी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जा रही हैं उन्हें अच्छे से कीजिए। बात रही पीडीएफ की, तो मैंने कहा था पीडीएफ प्राचीन भारत के इतिहास को ख़त्म करने के बाद आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? तो या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें पीडीएफ डल जाएगा, या फिर इस नंबर पर मैसेज कीजिए, कौन सा पीडीएफ आपको चाहिए वो बताइए, आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं पीडीएफ भेजने का, तो इतना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, बाकी हमारी जिम्मेदारी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। मुझे नहीं पता चलता कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर आप कम से कम लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि वीडियो किस तरीके से बन रहे हैं और मुझे क्या सुधार करने की ज़रूरत है। कोई सुझाव है तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।